ओके, सो हेलो एवरीवन। अपने एक बहुत ही आसान टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। दोस्तों, ये टॉपिक का वेटेज अगर आप लोग समझो तो एग्जामिनेशन में दिस चैप्टर इज एनीवेयर अराउंड ऑन एन एवरेज 4 से 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, सो बहुत ही इजी टॉपिक है एंड आराम से आप यहां पर स्कोर कर सकते हो। इसके पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि इंडेक्स नंबर से क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं कि यहां पर अपने को लाइक एवरी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर अपने को थ्योरी भी पढ़ते चलना है और साथ साथ में जो सम्स वाला एरिया है वो तो कवर करना ही है। इनफैक्ट इस क्लास में भी मैं दोनों कवर करवाने वाला हूं। अच्छा, थ्योरी सर, थ्योरी एनीवेयर अराउंड 1 to 2 मार्क्स एंड सम्स का एनीवेयर अराउंड 2 to 3 मार्क्स। कंपोजिशन है ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं लास्ट 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, ये जस्ट एक एवरेज है सर। अब आप बताइए इंडेक्स नंबर्स होता क्या है सर, राइट? एंड व्हाट इज द यूज, मतलब हम लोग क्यों इंडेक्स नंबर्स को पढ़े? फ्रेंड्स, अ वेरी सिंपल आंसर इज कंपैरिजन। इंडेक्स नंबर्स को क्यों पढ़ना चाहिए, उसको अगर मैं एक वर्ड में बताना चाहूं तो वो सिंगल वर्ड है कंपैरिजन। सर, कंपैरिजन मतलब क्या होता है? मान लो मैं अगर ये कह रहा हूं आपको कि ईयर 2010 का इंडेक्स है, और बेटर बोलता हूं प्राइस इंडेक्स है, पीआई बोले तो प्राइस इंडेक्स है। लेट्स से मैं आपको कहता हूं 100। ठीक है, 2025 पर मैं आ गया और मैं ईयर 2025 का प्राइस इंडेक्स आपको बोलता हूं, मान के चल लो 180। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं एवरीवन, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हर वो कमोडिटी या ऑन एन एवरेज जो कमोडिटी 100 रुपीज का मिलता था ईयर 2010 में, ईयर 2025 में वही कमोडिटीज ऑन एन एवरेज 180 में बिकने लग गई। क्या प्राइस इंडेक्स एकदम एक एग्जैक्ट मेजर है क्या? नहीं 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 नहीं। प्राइस इंडेक्स एक ओवरऑल क्या क्या बोलते हैं उसको, आइडिया देता है, एक ओवरव्यू देता है। द राइट वर्ड इज ओवरव्यू। एक बहुत अच्छा ओवरव्यू देता है आपको इंडेक्स नंबर्स। एक बहुत ही बढ़िया ओवरव्यू मिलता है आपको इंडेक्स नंबर से कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है। यहां चल ये रहा है कि जो कमोडिटी ऑन एन 100 बिक रही थी वो अब 180 पर बिक रही है। इसका मतलब है चीजें लगभग लगभग 80% बढ़ी है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसका मतलब हर एक चीज का दाम 80% से बढ़ गया। ये एक अप्रोक्स आइडिया देता है आपको, कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। ठीक है सर, ओके सर। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं अपने। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं रिलेटिव्स। आपको रिलेटिव्स निकालना आना चाहिए। सर, रिलेटिव्स का मतलब क्या है? आपको जिस भी ईयर का रिलेटिव निकालना है ना, अगर मान लो प्राइस रिलेटिव निकालना है तो उस ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। सर, ये बेस ईयर का प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है? आप लोग देखो, ऐसा होता था ना, आप लोग के घर पे शायद आज भी ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स बोलते हैं वो देखो शर्मा जी के लड़के को देखो, वो कितना देर पढ़ाई करता है और तुम देखो नालायक, तुम पढ़ाई नहीं करते। ऐसा होता होगा, पेरेंट्स ऐसा बोलते होंगे। तो वो जो शर्मा जी का लड़का है जिससे तुम्हें कंपेयर किया जा रहा है, तुम यहां पर हो गए करंट ईयर और शर्मा जी का लड़का हो गया बेस ईयर। मतलब बेस ईयर वो कॉन्सेप्ट है जिससे सब कुछ कंपेयर करेंगे। जैसे 2025 का जब हम प्राइस इंडेक्स 180 बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जब 2010 में 100 था तब 2025 में 180 है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं 2025 को 2010 से कंपेयर कर रहा हूं। बेस ईयर उसको बोलते हैं। और जनरली स्पीकिंग पास्ट ईयर को हम लोग बेस ईयर लेते हैं। किसी पास्ट ईयर को हम लोग बेस ईयर के रूप में लेते हैं एंड सम को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बात तो ठीक है जो आप बोल रहे हो, हमें समझ में आता है। आगे बढ़े आप। तो देखिए, मान लीजिए प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन ईयर 0 यानी कि आज के मोमेंट पर 120 है। ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूं, प्राइस 120 है। कोई ईयर का नाम बताओ। मान लो ईयर 2010 में प्राइस है, प्राइस इंडेक्स नहीं बोला, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 120 है। 2025 में वही कमोडिटी का जो प्राइस है पीएन,
वो है लेट्स से 300। तो अब एवरीवन प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है पीआर, यानी प्राइस रिलेटिव का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस, ये देखो करंट ईयर प्राइस बाई बेस ईयर या पास्ट ईयर प्राइस इनटू 100। अब वो जो भी आता है आप लोग इसको कंपेयर कर लो, अपना कैलकुलेट कर लो। 13, हाँ यहां पे हम लोग परसेंटेज सिंबल नहीं लगाते, पर मतलब वही होता है, परसेंटेज का साइन मत लगाना। 30/12 इंटू 100, तो देखो लगभग लगभग 250 आ रहा है हमारा, 250 आ रहा है। इसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। जैसे मैंने प्राइस लिखकर रिलेटिव कैलकुलेट किया, ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोग क्वांटिटेटिव रिलेटिव्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तरीका क्या होगा, Qn/Q0 इंटू 100। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देते चलूं यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है सर, मान लीजिए P0 जो मैंने आपको बताया था, प्राइस जब 120 था तो अप्रोक्सीमेटली कितने यूनिट्स बिकते थे, कोई भी कमोडिटी का बात हो सकता है, 1000 यूनिट्स बिका करते थे, ऐसा मान लीजिए। जब हम लोग इस ईयर में आए यानी 2025 में आए, तो मैंने प्राइस बताया 300 और क्वांटिटी बिक रहा है मान लीजिए 1400 यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू रिलेटिव। वैल्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो वैल्यू ऑफ ईयर 0 यानी 120 इंटू 100, तो 120 और ये 3 जीरो में बैठा दिया, 1,20,000। और V1 यानी 300 इंटू 1400, 3 इंटू 14 कितना होता है 42, और फिर आपका 4 जीरो लग गया। अब आपने करना क्या है, V1/V0 इंटू 100 यानी कि 4,20,000 बाई 1,20,000 इंटू 100, 4 जीरो 4 जीरो, तो 4200/12 हम लोग अगर करेंगे तो 350 आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू रिलेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू रिलेटिव। एवरीवन इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू रिलेटिव। सर बात समझ में आता होगा, तो ये तो बहुत इजी है सर, पर ये रिलेटिव्स का काम क्या है, प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव या वैल्यू रिलेटिव, इनका काम क्या है सर, वो आप लोगों को अपने आप ही समय पे समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रख के चलिए, कैलकुलेट करने दिया तो प्राइस ऑफ ईयर एन बाई प्राइस ऑफ ईयर 0 यानी बेस ईयर इंटू 100, इस तरीके से अपने को करते चलना है। सर अब एक सवाल उठ खड़ा होता है यहां पर कि इंडेक्स नंबर्स को मेजर कैसे करें। बहुत ही प्यार से हम लोग समझेंगे कि इंडेक्स नंबर्स में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेजर करने के। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा वो एग्जामिनर जाने। देखिए, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है वेटेड मेथड। ये सिंपल और वेटेड कॉन्सेप्ट आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हो। मैं एक बार आइडिया दे देता हूं कि सिंपल और वेटेड का मतलब क्या होता है, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए देखिए एवरीवन, मेरे पास 3 नंबर्स है, ठीक है, मानो लिखा है 6, 8 और 10। ये किसी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स है, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। ईयर 0 यानी मे बी 2010, ईयर 1 में 8 लाख, ईयर 2 में 10 लाख। सिंपल का मतलब होता है बिना कोई और फैक्टर को इंपोज किए, कंसिडर किए हुए आप बस ब्लाइंडली एवरेज निकालते हो। मतलब 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। तो 14 प्लस 10 24, 24/3 कितना आ गया साहब, सर 8 आ गया, बस खत्म हो गया। सही सुने आप लोग, इसको बोलता हूं सिंपल एवरेज, इसको बोलता हूं सिंपल एवरेज एवरीवन। यही है सिंपल एवरेज और कुछ नहीं है। यही है सिंपल एवरेज एवरीवन। पर फ्रेंड्स होल्ड करो, होल्ड करो, बात सुनो। यदि कोई मुझसे पूछता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, तो ईयर 0 में कंपनी ने 6 लाख कमाया, ईयर 1 में 8 लाख, ईयर 2 में 10 लाख, ठीक है। पर आपको बताया गया कि आपको कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट्स प्रिडिक्ट करना है नेक्स्ट ईयर का, और एवरेज ही यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये कॉमन सेंस है कि फ्यूचर में क्या होगा वो पास के ईयर्स ज्यादा स्ट्रांगली दिखाते हैं। ये तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस सिंपल एवरेज ने लिया था, क्यों, क्योंकि तीनों को ऐड करके बाई 3 लिखा था। वेटेड एवरेज बोलता है कि जो साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट्स दो। जैसे ईयर 0 बहुत पीछे है तो उसको वेट 1 दिया, ईयर 1 को वेट 2 दिया,
ईयर 2 को वेट 3 दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, ये प्रॉफिट इनटू वेट करते हो, पीडब्ल्यू। तो 6 इंटू यहां पर 1 आ गया 6, 8 इंटू 2 आ गया 16, और 10 इंटू 3 आ गया 30। प्राइस इंटू वेट करा मैं, ठीक है। अब हम लोग इनको ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 16 हो गया 22, एंड 22 प्लस 30 हो गया 52। तो ये हो गया सम ऑफ प्राइस इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो 52/6 फ्रेंड्स, जो भी होता होगा, ये देखो मैं यहां पे कंप्यूट कर लेता हूं सर, लगभग लगभग आ रहा है, फिर से देख लेता हूं, 52/6 ये आ रहा है हमारा एवरीवन 8.67। ये देखिए, समझ आ गया। तो ये सिंपल और वेट का फर्क है। हालांकि इंडेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात है वो अलग है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बताया कि सिंपल और वेटेज का मतलब क्या होता है। खैर अब पॉइंट पर आते हैं। इंडेक्स नंबर्स के मेजरमेंट के लिए सिंपल मेथड के अंदर भी एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव है, और वेट्स के अंदर भी वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड रिलेटिव है। तो आइए एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और वेट किस बात का, आइए सर, आइए सर। सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं फ्रेंड्स सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। ये देखो एग्रीगेटिव का फॉर्मूला देखो आप लोग, समेशन पी एन बाई समेशन पी जीरो इंटू 100। ये साइन का मतलब होता है टोटल, मतलब उस ईयर के सारे कमोडिटीज के प्राइस का टोटल, बेस ईयर के सारे कमोडिटीज के प्राइस का टोटल इंटू 100। ये एक सिंपल एग्रीगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक सिंपल एग्रीगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी सर। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर वेटेड मेथड के ऊपर बात करें तो देखिए, वेटेड के अंदर भी हम लोग एग्रीगेटिव्स के बारे में बात करें तो एक आता है लास्ट पेयर। क्या आता है बोलिए, लास्ट पेयर। ये वेट्स है, वेटेज है। इसमें देखिए क्वांटिटी यूज हो रहा है बेस ईयर का एज वेट्स। तो फॉर्मूला है समेशन पी एन क्यू जीरो बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। पाशे में सब कुछ सेम है, बस क्वांटिटी जो वेट्स की तरह यूज हो रहा है वो बेस ईयर की जगह करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट्स यूज होगा। केवल इतना सा बात है सर, समझ में आ गया। मार्शल एजवर्थ ने, मार्शल एजवर्थ ने सर क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा। उसने क्या किया, उसने समेशन P1 बाई समेशन P0 तो किया, पर क्वांटिटी बेस ईयर का भी ले लिया, करंट ईयर का भी ले लिया वेट के लिए। सर हमें समझ में आ गया। फिर हमारे दोस्त फिशर ने क्या करा, फिशर ने बस क्या किया, लास्पियर और पाशे के फॉर्मूला का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। अगर दो नंबर्स ए और बी है, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है पता है, तो रूट ओवर ए बी। अगर दो नंबर्स ए और बी है, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो रूट ए बी। ठीक है सर, बात सही है यार। और फिर स्टूडेंट्स विल आस्क मी सर, आपने ये भी तो कहा था वेटेड के अंदर रिलेटिव भी होता है। तो हाँ जी, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जो होता है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जो होता है वो कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट लास्पेयर्स फॉर्मूला। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड इज नथिंग बट लास्पेयर्स फॉर्मूला, लास्पेयर्स फॉर्मूला। सर सम भी बताइए, सम बता रहे हैं, वहां आपका बेसिक बेटर प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। यहां पर जो है ना, एक और इंसान का मिसिंग है फॉर्मूला, जिसका नाम था बॉली, BOWLEY, बोली। तो बोली का जो कोएफिशिएंट था, बोली ने क्या करा था, उसने इन्हीं के लास्पेयर और पाशे के फॉर्मूला का एवरेज कर लिया था, लास्पेयर प्लस पाशे डिवाइडेड बाय 2। जरा एक बार नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ, फिर उसके बाद मैं सब कुछ को एक बार में डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग ये नोट करिए एवरीवन। लिख लिया, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। सर यहाँ पे कुछ ऐसा चेन इंडेक्स करके भी बोला है, वो नीचे जब जाएंगे तब अपने आप आपको बता देंगे, तब अपने आप आपको बता देंगे। आप उसके लिए प्रेशर में मत आइए, पैनिक में मत आइए, वो अपने आप हम आपको बता देंगे नीचे में। आइए सर, ये देखिए, अब आप मौका मिला है तो अब सीखिए। आइए, कमोडिटीज देखें आप लोग, 2018, 19 और 20 दिया हुआ है, चीज दिया हुआ है, एग दिया हुआ है, पोटैटो दिया हुआ है, ईयर 2018 का।
फिर 2019 में प्राइस दिया हुआ है 2020 में। हमें ना मान लीजिए इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं और 2018 को बेस ईयर लेना है। दोस्तों जिस ईयर को आप बेस ईयर मान लेते हो ना, उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है 100। तो 2018 क्योंकि बेस ईयर है तो उसका इंडेक्स आप 100 ही लोगे। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए अब मेन डील पर चलता हूं। मैं दो तरीके से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करके दिखाता हूं, फॉर्मूला से, दो फॉर्मूले से। पहला एग्रीगेटिव मेथड और रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड और रिलेटिव मेथड। आइए बात करते हैं आपसे, है ना। आइए एग्रीगेटिव और रिलेटिव मेथड देखिए। ये 2019 का पहले इंडेक्स करते हैं, हाँ 20 को इग्नोर करिए आप। तो एवरीबडी अपने देखना क्या है, अपने देखना है कि 2019 में जितनी कमोडिटीज है, फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। हम आपको सिखा रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव, ठीक है। अब आप देखो तो 2019 में अगर आप देखोगे टोटल कितना है 246। कैसे आया, तीनों प्राइसेस को ऐड करके आया। और इस ईयर कितना है 200 है, ऐड करके आया इनटू 100। जब आप ये कीजिएगा आपका इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है जी, 123। चेक कर लीजिए, सर समझ में आया। ठीक इसी तरीके से यदि आपको कैलकुलेट करना है ईयर 2020 के लिए, क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर। 2020 के लिए इंडेक्स नंबर निकालना है, तो हम लोग वापस से वैसे ही लिखेंगे, समेशन P1 बाई समेशन P0 इंटू 100। इस बार हम लोग टोटल ऑफ प्राइसेस किस ईयर का लेंगे, 2020 का लेंगे। तीनों प्राइसेस को ऐड कर दीजिए तो 260 आ रहा है, और डिवाइडेड बाई 200 क्योंकि उस ईयर का प्राइस यही है, इंटू 100। बस फिर क्या था, काटाकुटी करिए तो 130 आपका कंप्यूटेशन आ रहा है। एंड गेस व्हाट, आप लोगों का 2020 का इंडेक्स नंबर जो है देखिए टैली कर गया। यार सर बात तो देखो लॉजिकल है, यार सर बात तो देखो लॉजिकल है। अभी हम आगे बात करते हैं, एवरीवन पे अटेंशन नाउ। सर ये तो आपने हमें सिखाया ये वाला मेथड, इधर आ जाओ। देखो आप, ये हमने आपको सिखाया सिंपल एग्रीगेटिव। अब सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव सिखाता हूं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। हालांकि इसमें इन्होंने नहीं करा इंस्टीट्यूट ने, पर मैं सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स भी सिखाता हूं आपको। आओ इधर लिखता हूं ना, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, ये भी सीख लो, आ जाओ। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो सर ये क्या चक्कर है, ये बात बताइए आप, यहां पर ध्यान दीजिए सर। ठीक है, देखते चलिए जी, देखते चलिए जी। आप लोग को यहां पर पहले ईयर 2019 ही कंसीडर करना है, डोंट कंसीडर ईयर 2020, ओके। अब आपको हर स्टेप पे P1 बाई P0 इंटू 100 करना है, मतलब समझे, हर स्टेप पे P1 बाई P0 इंटू 100 करना है। पहले कैसे किए थे, पहले टोटल करके P1 इसको किए थे एंड P0 इसको किए थे। अब हर स्टेज पे करना है, मतलब 150 बाई 120 फिर इंटू 100। आओ करो। हालांकि इंटू 100 सच बताऊं तो बाद में कर लेना, पर ठीक है अभी बताने के लिए एक बार में कर लो। 150 बाई 120 इंटू 100 कितना आया जी, 125 आया। ये लो मैं यहाँ 125 बैठा दिया। 2020 को इग्नोर करिए सर, मैं 2018-19 का कंपैरिजन कर रहा हूं। फिर सिमिलरली 36 बाई 30 इंटू 100 जी, कितना आ रहा है सर, 120 आ रहा है, 120 आ गया। और 60 बाई 50 इंटू 100, 60 बाई 50 इंटू 100, यानी यहां पे भी मुझको 120 नजर आ रहा है। आ गया, हर एक स्टेज पे P1 बाई P0 इंटू 100 आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो तो जी 245 आ रहा है यहां पर, और इसको भी ऐड कर ले तो 365 आ रहा है। ठीक बोल रहे हैं सर आप, 365 लो लिख दिया। अब बाई 3 कर लो, हो गया सम खत्म। 121.66 या 67 बोल लो, 121.67 बोल लो, जो भी बात है, हो गया खत्म। देखो आ गया 121.67, इंडेक्स नंबर आ गया उस ईयर का।
यार सर कमाल बात करते हो, तो बहुत आसानी से हो गया। तो जी हाँ, इस ईयर का क्या आ गया इंडेक्स 121.67। पर सर ये तो 123 से अलग है। हाँ, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स नंबर्स अलग अलग आंसर देंगे आपको। ठीक है सर, सर समझ आता है सर, वी डू अंडरस्टैंड कि यहां पर कैसे क्या अपने लोग को करना है। ऑल राइट, गुड एवरीवन, ओके। अब सर व्हाट नेक्स्ट सर, सर व्हाट नेक्स्ट सर, ये तो सिंपल एग्रीगेटिव के कॉन्सेप्ट आपके हो गए। अब एक बात याद रखिएगा, इस मेथड का, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का नहीं, मैं बात कर रहा हूं सिंपल एग्रीगेटिव का। एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा उसको वेट या इंपॉर्टेंस अपने आप ज्यादा मिल रहा है। आप देखो यहां पर, जब मैंने इसको टोटल किया था 200, तो इस 200 का मैक्सिमम कंपोनेंट 120 था और यहां 246 का मैक्सिमम कंपोनेंट 150 था। तो इसकी वजह से रिजल्ट बायस आता है। वो कुछ हद तक ठीक हो जाता है जब हमने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स लिखाया। क्यों? क्योंकि सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में तो हमने एवरेज निकाला था, P1 बाई P0 इंटू 100 हर स्टेज पे करते गए, फिर हमने एवरेज निकाला था। तो चीजें वहां थोड़ी आसान होती हैं। मैं मानता हूं कि थिंग्स बिकम इजियर देयर, ये बात सच है। बट देन ये वाला प्रॉब्लम जो है उसमें फिर भी रहता है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम रहता है उसमें कि अब मैं चाहता हूं कि एग को वेटेज ज्यादा मिले। तो इन दोनों मेथड्स के अंदर, चाहे सिंपल एग्रीगेटिव हो चाहे एवरेज ऑफ रिलेटिव्स हो, दोनों में ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं अपने अनुसार चीजों को वेट नहीं दे सकता। सर समझे नहीं? अब जैसे यहां चीज, एग और पोटैटो है, रियल लाइफ में सरकारें, आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालती है कि कंज्यूमर गुड्स का प्राइस कितना जोर से बढ़ा है, ये असेस करने को। तो जब सरकारें ये निकालती हैं तो कंज्यूमर जो कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, एसेंशियल्स, उनको कंसिडर करती होगी। मान लीजिए कि फूड कंसिडर करी, क्लोथिंग कंसिडर किया गया, ठीक है। मान लीजिए कि कवर कंसिडर किया गया, मूवीज कितना कंज्यूमर देखने जाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब जितना इंपॉर्टेंट फूड और क्लोथिंग है उतना इंपॉर्टेंट मूवी नहीं है। पर जब एवरेज लेने जाओगे तो फिर इनकरेक्ट एवरेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मूवीज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। कब? अगर आप सिंपल एग्रीगेटिव या एवरेज ऑफ रिलेटिव्स को करो। सिंपल एग्रीगेटिव में तो सर बहुत ही खराब हालत है। उसमें तो क्या है, जो कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस असाइन हो गया। हाँ, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में क्या है, बाई 3 कर देते हैं तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इक्वल हो जाता है। बट स्टिल हम लोगों को तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ना। फूड क्लॉथिंग मूवी में तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है ना सर। फूड क्लॉथिंग ज्यादा है तो उनको वेट ज्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए सिंपल मेथड जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज हमें लिमिटेशन में लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो। एज द इंडेक्सेस आर कंस्ट्रक्टेड मोस्टली फ्रॉम सैंपल्स। क्योंकि समझो ना, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल रहा है तो जो कमोडिटी का प्राइसेस लिया जाता होगा, कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज को लिया जाता होगा ना। दुनिया की सारी कमोडिटीज जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इट इज फ्रॉम सैंपल्स। अब क्योंकि सैंपल कलेक्ट करते समय एरर हो सकता है, या आप लोग सैंपलिंग में पढ़े हो, सैंपल कलेक्ट करते समय बायस हो सकता है, भेदभाव हो सकता है, कुछ भी एरर हो सकता है, तो नेचुरली वो एरर इंडेक्स नंबर में भी आ जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको कहा था क्लास के शुरू में कि इंडेक्स नंबर एक ओवरव्यू, एक ब्रॉड ट्रेंड डिपिक्ट करता है, वो एग्जैक्ट पिक्चर कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा। और लास्टली मैंने आपको बताया अलग अलग मेथड्स हैं तो अलग अलग वैल्यूज आएगा, एंड सो वन में गेट कंफ्यूज्ड, वन में गेट कंफ्यूज्ड। सर ये बात तो सही है, ये आपने यार सही बात बताया सर, पर इनके फायदे क्या है? ये लोग इकोनॉमिक्स और बिजनेस में यूज होते हैं इन डिसीजन मेकिंग। ये लोग एक ट्रेंड रिवील करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ईयर का इंडेक्स नंबर 100 था, फिर किसी ईयर का 120, फिर किसी ईयर का 131, तो क्लियरली दिख रहा है कि चीजों का दाम बढ़ते चला जा रहा है, तभी तो इंडेक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी ये काफी यूज होता है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस में कैसे, आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं पर, कॉन्सेप्ट ऑफ निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये लोग क्या करते हैं? अब निफ्टी 50 क्या करता है, ये टॉप 50 स्टॉक्स लेता है और उनके प्राइसेस का अलग अलग वेट्स में एवरेज करता है, तो उससे निफ्टी इंडेक्स निकलता है। सेंसेक्स भी 30 शेयर्स का, टॉप 30 शेयर्स का एक तरीके से वेटेड एवरेज लेता है। अब अगर मान लीजिए निफ्टी 50 आज के डेट पर, एग्जांपल दे रहा हूं,
1200 है, और फिर वो 1400 हो जाता है नेक्स्ट डे, इसका मतलब मार्केट ऊपर गया है, ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग पॉजिटिव फॉर द कंपनीज एंड दस फॉर द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मूवमेंट भी आपको दिखाई पड़ने लग जाता है। दैट इज द एडवांटेज यहां पर, दैट इज द एडवांटेज यहां पर। सर अब समझ में आया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो रियल लाइफ की चीजों को दर्शाएगा, इसको बोलते हैं डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर्स, सर ये क्या बात हुआ भैया? आइए आपको बताते हैं। ऐसे सम्स, इस कॉन्सेप्ट से सम्स भर्ती पड़े हैं एमटीपी आरटीपी में, पहले ही लिख दे रहा हूं, एमटीपी सॉरी, एमटीपी में और पास्ट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो अब बताने वाला हूं। कैसे, वो तो आपको प्रैक्टिस में मिलेगा, बट आइए मैं आपको एक बार समझाता हूं क्या है। देखिए देखिए एवरीवन, ईयर 2019 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 113.1 है, 113.1 है, ठीक है। मतलब बेस ईयर में अगर 100 रुपया था तो 2019 में चीजों का दाम होलसेल लेवल पर अगर देखा जाए तो 113 रुपए था। सेम 2020 का, सेम 21 का, 22 का दिया हुआ है। अभी फ्रेंड्स हमें दिया गया है जीएनपी एट करंट प्राइसेस, जीएनपी एट करंट प्राइसेस। ये यहां पर ट्विस्ट आया। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, बराबर बात है। ये कैसे निकला है? प्राइस इनटू क्वांटिटी कर कर निकला है। फ्रेंड्स अब एक बात समझो, जीएनपी एट करंट प्राइसेस कैसे निकला है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 2019। 2020 में कैसे निकला होगा? प्राइस ऑफ 2020 इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड इन 2020। सिमिलरली 2021 का भी वैसे ही और 22 का भी वैसे ही। हाँ सर ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा हो नहीं सकता है क्या कि जीएनपी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा हो जस्ट बिकॉज कंट्री में इन्फ्लेशन है? अब एक इंडिविजुअल तो सोचेगा कि वाओ इंडियन इकोनॉमी कितना ऊपर जा रहा है, बट ये एक इनकरेक्ट तरीका है सोचने का, क्योंकि चीजों का नेशनल इनकम तो चीजों के दाम बढ़ने से भी ऊपर जा सकता है। बट क्या ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि चीजों का दाम बहुत जोर से बढ़ रहा है? नहीं। गुड न्यूज इज कि जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है तो हम लोग इंटरेस्टेड किस चीज में है? हम लोग इंटरेस्टेड इस चीज में है कि भैया सच में क्वांटिटी में कितना ग्रोथ आया। इसके लिए जो भी कंट्री में इन्फ्लेशन हुआ है, यानी कि चीजों का दाम बढ़ा है, उसका इंपैक्ट हम लोगों को काटना है। हम लोगों को जीएनपी एट करंट प्राइसेस, जिसको नॉमिनल जीएनपी भी बोलते हैं, हमको उसका इंपैक्ट काटना है, जिससे मुझे जब दिखे तो खाली ये दिखे कि भाई क्वांटिटी की वजह से जीएनपी में क्या बदलाव आया है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से नहीं। तो प्राइस में जो ये फ्लक्चुएशंस है, मुझे उसको एलिमिनेट, खत्म करना है। इसी को डिफ्लेशन करना बोलते हैं, डिफ्लेट करना बोलते हैं। अब मैं आता हूं रियल जीएनपी पे। रियल जीएनपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के इंपैक्ट्स को काट दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब आओ देखो कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए यहां पर फ्रेंड्स, इधर ध्यान दीजिएगा, है ना, कैसे रियल जीएनपी कैलकुलेट होता है। एग्जाम में आपको यही कैलकुलेट करने देगा। अरे मतलब 3 डेटा है, 3 में से 2 दे देगा, 1 निकालना है आपको। आओ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं रियल जीएनपी कैसे निकला होगा। 7499 एवरीवन करंट ईयर का प्राइस है, मतलब जीएनपी एट करंट प्राइसेस है। फिर आप देखो उस ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना है, 113.1। अब अगर प्राइस बेस ईयर का ही कंसीडर करें तो बेस ईयर में हम लोग प्राइस क्या मान के चल रहे हैं, इंडेक्स क्या मान के चल रहे हैं, 100। बस यही कैच है यहां पर। अब आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, 7499 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 113.1 कितना आ रहा है, 6630, जैसा मैं देख पा रहा हूं। मैच कर गया, मैच कर गया एवरीवन, मैच कर गया। आगे बढ़ता हूं। सिमिलरली 7935 यहां दिया हुआ है, तो 7935 बाई 116.3 इंटू 100। आइए एवरीवन, 7935 बाई 116.3 इंटू 100, 6823, ये लो आ गया।
आ रहा है समझ में? इसी को बोलते हैं डिफ्लेट करना। डिफ्लेट करना मतलब इन्फ्लेशन की चीजों को एलिमिनेट करना, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को काट के दिखाना। सर हमें समझ में आ गया। फॉर्मूला देख लो, करंट वैल्यू मतलब जो करंट प्राइसेस दिया हुआ है बाई करंट ईयर का इंडेक्स जो दिया हुआ है इनटू 100 आपने करना है, एंड यू नो यू विल रीच योर रिस्पेक्टिव वैल्यूज। सर बहुत बढ़िया। अब दो कॉन्सेप्ट्स अपने पढ़ेंगे। एक है शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। क्या बोलो तो? शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। साहब ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये क्या बात हुआ? शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग, आइए एक बार आपको समझाते हैं। एवरीवन पे अटेंशन, समझाते चलता हूं कि शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग क्या चक्कर है। देखिए पहले शिफ्टिंग है ना, पहले शिफ्टिंग, स्प्लाइसिंग भूल जाइए क्या है। शिफ्टिंग पहले समझिए है ना, स्प्लाइसिंग भूल जाइए क्या है। सो हुआ यूं दोस्तों कि ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है, इन्होंने हमें बताया कि ईयर 2000 हमारा बेस ईयर है। कैसे पता लगाए सर आप? क्योंकि उसका प्राइस इंडेक्स 100 दिया हुआ है, तो अगर प्राइस इंडेक्स किसी ईयर का 100 दिया है मतलब वही बेस ईयर है। ओके सर। ईयर 2012 जो कि अगेन बेस ईयर है, बेस ईयर है करंट ईयर है? गलत, करंट ईयर है। हर बार अब ये चेंज हो रहा है, बेस ईयर 100 ही है। अब ये हमें प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब 2022 में अगर कोई चीज 147 का है तो ईयर 2011 में वो लगभग 100 का था। अंदाज लग गया आपको? सर अंदाज लग गया। अब आप बोलना क्या चाह रहे हो ये बताओ। समय के साथ दोस्तों बेस को शिफ्ट करना चाहिए। बेस ईयर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर ईयर 2025 में है, 2026 में मान लो, 2026 में मान लो, जिस भी ईयर में हम लोग, अगर हम लोग 1960 को बेस ईयर ले रहे हैं तो फिर डेटा का ट्रू मीनिंग नहीं रह जाएगा। लॉजिक डिमांड्स की बेस ईयर को बदलते चले। इनकम टैक्स में भी बेस ईयर बदला जाता है, एक समय पर 1990 था, फिर 2000 हुआ। सो अकॉर्डिंगली बेस ईयर को बदलना होता है। शिफ्टिंग का यही मतलब है कि अब ये तो आपको जो प्राइस इंडेक्स दिए हुए हैं ये किसको बेस ईयर मानकर दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको किसको बेस ईयर मान के दी हुई हैं? 2011 को बेस ईयर मान के दी हुई हैं। अब आपको स्कूल में कहा गया, आपको एग्जाम में कहा गया कि भैया ऐसा है कि अब ना 2021 को हम लोग एज अ बेस ईयर मानेंगे। अब अगर 2021 मेरा नया बेस ईयर है, एवरीबॉडी 2021 अगर मेरा नया बेस ईयर है, सो नेचुरल सी बात है कि 2021 का नया प्राइस इंडेक्स 100 हो जाएगा क्योंकि वो मेरा बेस ईयर है। सर ये तो हमें कोई डाउट ही नहीं है ये बात पर। मैं बोला ग्रेट, पर सर अब करे क्या, करे कैसे? अब चेंज तो आपको सिर्फ इसको नहीं करना, सबको करना है, हर ईयर को चेंज करना है। क्योंकि ये जितने ईयर्स थे इनमें जो कैलकुलेशन हुआ होगा प्राइस इंडेक्स का, ये जितने ईयर्स है इनमें जो कैलकुलेशन हुआ होगा प्राइस इंडेक्स का, वो किसको बेस ईयर लेकर हुआ होगा? वो ईयर 2011 को लेकर हुआ होगा। अब तो 21 को बेस ईयर की तरह मानना है। तो फ्रेंड्स नाउ लुक एट द चेंज। कैसे होगा यहां पर समझिए आप लोग, इधर आइए, देखिए। सबसे पहले हटाइए ये सब, हटाइए, इधर ध्यान दीजिए। पहले ईयर 2011 को चेंज करते हैं। मैं फॉर्मूला बताता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप लोग देखो मैं कर रहा हूं, यहां पर समझते चलिएगा। 100, ये 100 मतलब इस ईयर का प्राइस इंडेक्स बाई, अब मुझे शिफ्ट किस ईयर करना है? जिस ईयर करना है उस ईयर का प्राइस इंडेक्स क्या था उस समय? 140 था सर। अब इस 140 को 100 में ले जाना है, तो 100 बाई 140 इंटू 100 करो, आओ। गेस व्हाट, 71.4 आ गया। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये 104 है मेरे पास बाई, मुझे शिफ्ट किस ईयर करना है? उस ईयर का प्राइस इंडेक्स 140 है, लेकिन लेके कन्वर्ट किस में करना है? 100 में। तो 104 बाई 140 इंटू 100 में कर रहा हूं। ये देखो 74.28 यानी कि 3 आ गया राउंड ऑफ करके। फिर 106 है और 140 है, तो 106 बाई 140 इंटू 100 करा मैं, तो 106 बाई 140
इंटू ये देखो 100 करा मैं, कितना आ रहा है 75.7 आ रहा है। ये देखो कर लिया मैं फिर से। अब ये 107 दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल रहा हूं 107 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100 यानी 76.42, 76.4 आ गया। ठीक इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़िए, ये 147 दिया है, तो 147 बाई 140 इंटू 100 यानी 105 आ गया। कैसे आया 147 बाई 140 इंटू 100। इसको बोलते हैं फ्रेंच शिफ्टिंग, मतलब जो उस ईयर ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स था वो डिवाइडेड बाई जिस ईयर शिफ्ट करना उस ईयर का प्राइस इंडेक्स यानी कि 140 इंटू 100। इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर्स की शिफ्टिंग करते हैं। दिस इज हाउ वी शिफ्ट इंडेक्स नंबर्स फ्रेंड्स। सर यार ये बात तो देखो आप जो बताए हम लोगों को 100% जो है समझ में आता है। वेरी गुड एवरीवन, यहां तक क्लियर है? यस और नो एवरीबॉडी इन द चैट, कम ऑन गाइस। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज कंफर्म। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अपने अपनी बातचीत को अब कंटिन्यू करते हैं ना, बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो हेड एवरीवन, ध्यान देते चलना। ऑल गुड यहां तक? चलिए सर अब क्या है, स्प्लाइसिंग ऑफ टू इंडेक्स नंबर्स है। अब दोस्तों ऐसा भी तो हो ही सकता है ना कि दो अलग अलग सीरीज हो अलग अलग ईयर्स के रिस्पेक्ट में। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखो 2010 से 15 का हमें इंडेक्स का डेटा दिया हुआ है, जहां पर 2010 को एज अ बेस ईयर लिया गया था। फिर 2015 ऑनवर्ड्स क्या कुछ बदलाव आया होगा, तो अब 2015 में 100 यानी कि बेस ईयर ले लिया गया 2015 को, और फिर 2015 के बियॉन्ड हमें डेटा दिया गया। अब इन्होंने क्या कहा कि इसे स्प्लाइस कर दो। स्प्लाइस का मतलब है कि दोनों इंडेक्स नंबर्स के डेटा को जोड़ दीजिए, दोनों इंडेक्स नंबर्स के डेटा को जोड़ दीजिए, एंड जोड़ने के बाद जो इंडेक्स नंबर बेस ईयर होना चाहिए वो नया इंडेक्स नंबर 2015 बेस ईयर के साथ होना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। अच्छा, मेरी एक बात को समझिए आप, जहां पर 2015 ऑलरेडी बेस ईयर लिया गया है यानी 100 लिया गया है, उसके बियॉन्ड तो जो भी डेटा दिया हुआ होगा, क्योंकि बेस ईयर हमें 2015 पे ही शिफ्ट करना है सबको, तो वो तो ऑलरेडी उसके बियॉन्ड डेटा में कोई चेंज का दरकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी 2015 को बेस ईयर मानकर ही काम किया है। ये जो डेटा है ये तो ऑलरेडी देखिए ना जो दिया हुआ है 2015 को बेस ईयर मानकर ही दिया हुआ है। यार ये तो ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। अब आइए इनको जोड़ते हैं एंड देखते हैं क्या चक्कर है। अब देखिए चक्कर क्या है, हाउ डू वी गो अबाउट इट। सर शिफ्ट या बदलाव का दरकार किन में है? सर शिफ्ट या बदलाव का दरकार इनमें है, ये देखो इनमें, क्योंकि इन्होंने 2010 को एक्सेप्ट कर रखा है। तो अब चेंज करने के लिए 100 देखिए 100, ये 100 है, मैं क्या लिख रहा हूं वो बताते चल रहा हूं, डिवाइडेड बाई जिस ईयर शिफ्ट करना है 114.2 और फिर इंटू 100 करना है आपने। आइए देखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 114.2 इंटू 100 एंड गेस व्हाट, बूम 87.6, 87.56 आया है, बट उसमें मैं 87.6 लिख रहा हूं, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। फिर 102.3 बाई 114.2 इंटू 100, तो 102.3 बाई 114.2 इंटू 100, ये देखो मैंने शिफ्ट करा और 89.6 आ गया, वाओ। फिर से 105.3 डिवाइडेड बाई 114.2 इंटू 100, ये देखो फिर मैंने चेंज करा और दोस्तों 92.2 आ गया। क्या समझ रहे हैं आप? क्या इस तरीके से बदलाव करते गए हम लोग 100। वैसे इसका भी देखो 111.9 बाई 114.2 इंटू 100, ये देखो 111.9 बाई 114.2 इंटू 100, 97.98, लगभग 98, ये लो आ गया।
इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसे सम्स होते हैं। सर हमें बात समझ में आता है, सर हमें बात समझ में आता है। इससे क्या हुआ कि अब एक पूरा इंडेक्स बन गया दोनों ईयर्स को मर्ज करके, दोनों सेट ऑफ ईयर्स को मर्ज करके, एंड 2015 इज द न्यू बेस। तो इट इज कन्वीनियंट, बहुत ही कन्वीनियंट काम हो गया। ठीक है सर। फ्रेंड्स कुछ टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर आने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं अलग अलग मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के बहाने वो डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए आइए, इन्होंने खाली फिशर बोला है, मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सब करके दिखाऊंगा, इन्होंने खाली फिशर बोला है। हालांकि देखिए, तो सब मतलब क्या, वेट्स, वेटेज, वेटेज वाला सारा, यानी मैं आपको लास्ट पेयर भी डिस्कस करके बता रहा हूं, लास्ट पेयर्स मेथड भी, पाशेज मेथड भी, लास्ट पेयर, पाशे, मार्शल एजवर्थ, फिशर एंड बाउली, ये है। ओके, एक एक करके करता हूं डिस्कस। देखिए फ्रेंड्स समझिएगा, बेस ईयर जो भी दिया रहे ना, उसके प्राइसेस को P0 और Q0 कंसिडर करते हैं अपने, और जो करंट ईयर दिया रहे ना या लेटेस्ट ईयर दिया रहे ना, उसे हम लोग P1 और Q1 कंसिडर करते हैं। ओके, अब आइए एक एक करके अपने बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, एंड सिर्फ इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सर, लास्ट पेयर का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाते चलूं। लास्ट पेयर का फॉर्मूला था एवरीवन, समेशन P1 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो पहले हमें P1 Q0 और P0 Q0 को कॉलम बनाना है। ये देखो यहां पर मैं आ गया, ये रहा P1 Q0 और ये रहा बगल में P0 Q0, ये रहा P0 Q0। मिला आप लोगों को? जी सर। अब आइए, तो ये डेटा P0 का डेटा देखो यहां पर कॉपी हो गया, Q0 का डेटा ये देखो ये यहां पर कॉपी हो गया, P1 का डेटा ये देखो यहां पे कॉपी हो गया, Q1 का डेटा ये देखो यहां पर कॉपी हो गया। अब मैं क्या करने लग रहा हूं, इन्होंने फॉर्मूला क्या बोला, P1 Q0 बाई P0 Q0 इंटू 100। तो अब सर आइए एक एक करके डिस्कस करिए। P0 Q0 अगर हम करते हैं तो 4 इंटू 3 यानी 12 आ जाता है, 5 इंटू 4 यानी कि 20 आ जाता है, 7 इंटू 2 यानी कि 14 आ जाता है, और 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाता है। बराबर है एवरीवन? राइट सर, बातचीत बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। P1 Q0 यानी 6 इंटू 3 18 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया, फिर 9 इंटू 2 18 हो गया, एंड 1 इंटू 3 3 हो गया। अब P0 Q0 और P1 Q0 को हम लोग ऐड कर दिए ऐड। बस जब ऐड कर दिए, फिर उसके बाद क्या था, समेशन P1 Q0, मैं क्या बोला था लास्ट पेयर में, समेशन P1 Q0 ऐड करना है बस, इट्स वेरी इजी, बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो सर आइए मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए। तो इस सिनेरियो में 63 बाई 52 इंटू 100 हो गया साहब, मतलब 6300 बाई 52। लास्ट पेयर का इंडेक्स आ गया, आप चेक करो 121 पॉइंट कितना आया है, 15 आ गया। ये देखो मैंने कर दिया लास्ट पेयर का कॉन्सेप्ट। सर पाशे का भी बताइए। पाशे, एवरीवन पाशे का तरीका है, सब कुछ सेम है, बस वो करंट ईयर क्वांटिटीज को एज बेस लेता है। ठीक है, खाली उसमें बदलाव है। तो P1 Q1, अब आप लोग देखिए यहां पर वापस आ जाइए, P1 Q1 और क्या था P0 Q1। तो ये देखिए P1 Q1 यानी कि 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 2 18, 1 इंटू 5 5, ये आ गया एवरीवन। एंड सिमिलरली P0 Q1 यानी कि 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 5 10।
अब अगर हम लोग P1 Q1 को ऐड कर दें और P0 Q1 को ऐड कर दें तो 59 और 52 आ गया हमारा। बस फिर क्या करना है जी, फिर हमें करना क्या है, 59 बाई 52 इंटू 100, 113.46 करके लगभग लगभग हमारा आंसर आया। 113.46 करके लगभग लगभग हमारा आंसर आया एवरीवन। ये हो गया पाशे का मेथड। एक बार जल्दी से बोली का भी कर देते हैं। बोली का मेथड तो सबसे बढ़िया है। बोलीज मेथड क्या बोलता पता है, लास्ट पेयर और पाशे बाई 2, लास्ट पेयर प्लस पाशे बाई 2। बोलीज मेथड इज लास्ट पेयर प्लस पाशे बाई 2। तो यानी कि ये देखो 121.15 प्लस 113.46 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो 117 पॉइंट समथिंग समथिंग आया। फिर से देख रहा हूं, 121.15 प्लस 113.46 बाई 2, 117.30, ये लो हो गया। बोली भी हो गया, लास्ट पेयर हो गया, पाशे हो गया, बोली हो गया। फिशर, फिशर का तो इन्होंने क्वेश्चन ही दिया था। फिशर में कुछ नहीं करना, आपने लास्ट पेयर और पाशे निकाल लिया ना, रूट के अंदर डाल दीजिए दोनों का प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक मीन। बोली का है अरिथमेटिक मीन करता है। लिख लेना, नोट कर लेना कि बोलीज मेथड में लास्ट पेयर एंड पाशे के फॉर्मूला का अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब है लास्ट पेयर प्लस पाशे बाई 2। और ये अपना जो फिशर भाई है, इसके फॉर्मूला में लास्ट पेयर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ओवर एल इंटू पी। यानी कि ये देखो मैं भी करता हूं ना, 121.15 इंटू 113.46, ये मैं कर रहा हूं आपका फिशर का। तो ये देखो 121.15 इंटू 113.46 जो आया उसका रूट कर दो, 117.2 आया, लगभग लगभग 117.2 आया। हाँ तो ठीक है, इन्होंने राउंड ऑफ करा होगा इसको, 117.2 इनका भी वही आया, तो ठीक किया अपने लोग। इस तरीके से लास्ट पेयर हो गया, पार्शे हो गया, बोली हो गया, और ये क्या नाम है इसका, फिशर हो गया। एवरीबॉडी एजवर्थ में क्या होता है ना, क्वांटिटी का टोटल हो जाता है। ये देखो यहां दिखाता हूं आपको, क्वांटिटी का टोटल हो जाता है। ये देखो क्वांटिटी का टोटल हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से दिखाता हूं, एक मिनट। जी सर, ये देखो पाशे में एवरीवन, सॉरी मार्शल एजवर्थ में समेशन P1, अभी Q0 प्लस Q1 है, तो इसका मतलब है समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 और इनटू 100। फिर तो आओ इनकी वैल्यूज पुट करें, P1 Q0 और P1 Q1, P1 Q0 और P1 Q1, P1 Q1 है 59 और P1 Q0 है 63, तो 63 प्लस 59 बाई P0 Q0 और P0 Q1 यानी कि 52 और 52, यानी कि 52 प्लस 52 इंटू 100, तो 63 प्लस 59 122 बाई 104 इंटू 100, तो 122 बाई 104 इंटू 100 करो, 117.3 आया। ये है एजवर्थ का। समझ आ गया? तो एक तरीके से हमें सारे कॉन्सेप्ट्स का रिकैप हो गया। फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को मैं बताते चलूं, एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूं कि अगर कोई पूछे आपसे कि आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है, आप लोग याद कर लो, लॉजिक मैं भी बताता हूं। आइडियल इंडेक्स नंबर है फिशर का, क्योंकि फिशर दो टेस्ट सेटिस्फाई करता है। कौन से टेस्ट सर? टाइम रिवर्सल टेस्ट
और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये रहा। एक्सक्यूज मी, ये देखिए, टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सर ये टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अब होता क्या है ये बताओ। चलो अब समझो एवरीवन। टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब है फ्रेंड्स कि आप लोग जो है पहले P01 निकालते हो। P01 का मतलब है, मान लो 2 ईयर्स है, जैसे ईयर है 2019, ये बेस ईयर है, 2025 करंट ईयर है। तो P01 का मतलब है बेस ईयर 2019 को लेकर करंट ईयर 25 को लेकर प्राइस इंडेक्स निकालो और फिर उल्टा करो। उल्टा करो का मतलब है अब 2025 को बेस ईयर लो और 2019 को करंट ईयर लो और फिर इंडेक्स निकालो, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। और फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो P01 कैसे आया, यही आया, करके दिखाया हूं। P10 को आप उल्टा कर दी, तो जब आप उल्टा कर देते हो तो P01 इंटू P10 एग्जैक्टली एक दूसरे का उल्टा आएगा और 1 आएगा। इसका मतलब हम लोगों ने टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास किया। टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सा इंडेक्स नंबर पास करता है? फिशर का इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट पास करता है। मतलब अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है सर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का क्या मतलब होता है ये नहीं समझ में आया। आओ इधर पे देखो, यहां पर दिखाता हूं आपको। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब है एवरीवन कि हमने जैसे प्राइस 01 का इंडेक्स P01 इंडेक्स निकाला है, मतलब प्राइस इंडेक्स निकाला, वैसे ही आप क्वांटिटी इंडेक्स भी निकालिए और वैसे ही वैल्यू इंडेक्स भी निकालिए। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तब सेटिस्फाई होगा जब ये दोनों इंडेक्स आप निकालोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू इंडेक्स के बराबर है, तब आपने सब कुछ सही किया है। देयर इज नो मिस्टेक व्हाटसोएवर। और नहीं तो फिर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गलती हुआ है आपसे। और गेस व्हाट, ये वाला जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है फिशर का, वो भी सेटिस्फाई करता है। इसीलिए फिशर के इंडेक्स नंबर को हम लोग आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। सर समझ में आ गया। एक और टेस्ट होता है एवरीवन, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट, जो टेस्ट ना फिशर सेटिस्फाई करता है ना लास्पेयर पाशे, ये लोग। सर्कुलर टेस्ट जो सेटिस्फाई करता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स करता है और वो हमारे सिलेबस के बाहर है, बस बता के छोड़ दिया मीनिंग। तो 4 टेस्ट है जिसमें से 3 मैं आपको बता दिया। सर्कुलर टेस्ट बता दिया, जो हमारे सिलेबस का कोई भी कॉन्सेप्ट उस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर करता है। ठीक है, टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम लोग P01 और P10 मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आना चाहिए। ठीक है। यूनिट टेस्ट क्या होता है, ये कुछ नया बता रहे हो आप दोस्त। यूनिट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सब करते हैं सेटिस्फाई एक्सेप्ट वो सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। सारे टेस्ट्स के सेटिस्फाई करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स। सर कौन सा भूल गया हम लोग? आओ यहां पर आओ, ये मैं बताया भी दिया था आपको। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, जिससे ये 123 आया ना, ये टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी एक प्राइस को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जब हर कमोडिटी को इक्वल महत्व दिया जाए या हम लोग अपने हिसाब से वेट को चेंज कर सके, तब तो वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। पर यहां देखिए एक कमोडिटी का प्राइस ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडेक्स नंबर पे, इसलिए ये टेस्ट यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। उसको छोड़ के, सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़ के सारे मेथड सेटिस्फाई करते हैं। सर समझ में आता है हम लोगों को? सर हमें समझ में आता है। आगे बढ़ता हूं। एग्जाम में सर अब कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आइए हम लोग उसकी प्रैक्टिस में लग जाए। जैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके मॉक टेस्ट पेपर में या पास पेपर में, वही डिस्कस कर रहा हूं, तो खासा ध्यान दीजिएगा, है ना। इधर ध्यान दीजिए। इफ द रेशियो बिटवीन लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर एंड पाशे इंडेक्स नंबर इज दिस। ठीक है, तो लास्ट पेयर और पाशे का रेशियो दिया हुआ है 28/27। मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल P इज।
तो मिसिंग फिगर हमें निकालना है। मिसिंग फिगर का मतलब है P0 X और Y के केस का, ऐसा इन लोगों ने बोला। हमने कहा कि देखो भाई बहुत सिंपल सा बात है, नॉर्मल तरीके से पहले लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर निकालो, फिर नॉर्मल तरीके से पाशे का इंडेक्स नंबर निकालो। चलो आओ बात करते हैं। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर क्या है फॉर्मूला? समेशन P1 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। मानते हो? सर मानता है, बिल्कुल मानता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, समेशन P1 Q0, P1 मतलब नया प्राइस, लेटेस्ट प्राइस 2 है। Q क्या लिखा है? 0, यानी बेस ईयर क्वांटिटी। एवरीवन बेस ईयर क्वांटिटी देखो 10 है, 10 है, तो 2 इंटू 10 समेशन है, इसका मतलब ऐड करना है। साथ साथ में करंट ईयर में प्राइस P भी तो है, क्वांटिटी बेस ईयर में कितना है? 5। ठीक है सर, इंटू 100 साइड में है। समेशन P0 Q0, P0 Q0 में क्या आ रहा है देखिए, L है P0, Q0 है 10, तो 10L प्लस L इंटू 5 यानी 5L। तो एवरीवन जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, 20 प्लस 5P एंड इंटू 100 ना लास्ट में कर देंगे। किए हैं तो कुछ गलत नहीं है, लास्ट में भी कर देंगे तो चलेगा, है ना? क्योंकि रेशियो में तुम समझना, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, रेशियो में जब हम लास्ट पेयर और पाशे का ऐसे भी करेंगे तो 100 कट ही जाएगा ना। नहीं समझे? ये देखो, रुको करके दिखाता हूं। ये देखो, लास्ट पेयर का एवरीवन है समेशन P0 Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। पाशे का है समेशन P1 Q1 बाई समेशन P0 Q1 इंटू 100। 100 कट गया ना, इसलिए मैं बोला निकालो चाहे नहीं निकालो, इट इज इममटीरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, गॉट इट। तो जो भी 20 प्लस 5P बाई 15L, अगर 5 कॉमन ले लिया तो 4 प्लस P बाई 3L आएगा। ये देखो आ गया। सेम तरीके से एवरीवन पाशे का भी निकालना है। एंड बस फिर क्या था, जो वैल्यूज हमारी आई है उनको हम लोग को पुट करना है, तो अपने आप ही इधर उधर सॉल्व करके P4 आ जाएगा। समझ गए? जैसे मैं लास्ट पेयर का निकाला ना 4 प्लस P बाई 3L, सर एक बार पाशे का भी आप ही करके दिखा दो। चलो डन है, मैं करके दिखा देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस आने का पूरा पूरा चांस है, इजी क्वेश्चन है। आओ पाशे का लगाता हूं फॉर्मूला। पाशे का फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 बाई समेशन P0, बस वो जो है क्वांटिटी प्रेजेंट ईयर का लेता है। 100 का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि कट जाएगा, यू हैव रियलाइज्ड। इधर देखिए एवरीवन, तो P1 इंटू Q1 यानी 2 इंटू 5 10 प्लस P इंटू 2 यानी 2P बाई P0 Q1 का समेशन। P0 है L, Q1 है 5, तो 5L और फिर 2L। 5L और 2L कितना हो गया? 7L हो गया। अब इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले लें तो होगा 4 प्लस P बाई 3L इंटू 7L बाई 2 टाइम्स P प्लस 5 इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि जो रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि हमने दोनों को डिवाइड किया है, मैंने क्या किया जी, दोनों को डिवाइड किया, इसको और इसको, तो डिवाइड करने पर 4 प्लस P बाई 3L डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स P प्लस 5 बाई 7L जो है वो किस रेशियो में है? 28:27 में है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 4 प्लस P बाई 3L इंटू 7L बाई 2P प्लस 10 कर लो ना, इक्वल्स टू 28/27। LL गायब हो गया, 7 4 हो गया, 3 9 हो गया। बस फिर क्या है, अब इधर का उधर कर लो, तो 9 इंटू 4 प्लस P यानी 36 प्लस 9P आ गया, और 2P प्लस 10 उधर चला गया तो वो आ गया 8P प्लस 40। बस फिर क्या था, P इधर आ गया और वो उधर जाके 4 हो गया, P इक्वल्स टू 4 आ गया हमारा। एक बार आपको फॉर्मूलाज पे कंट्रोल आ गया उसके बाद इट इज जस्ट अ जोक,
ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं, कभी भी एग्जामिनर अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मांग लिया ना, बच्चा लोग बोलता है सर पर आपने तो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिखाया ही नहीं। बाबू लिख लीजिए आप लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कुछ नहीं है, लास्पेयर का फॉर्मूला है, लिख लो। कभी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोले, करना क्या है, लास्पेयर लगाना है। तो जैसे ये P1 है, ईयर 2006 लेटेस्ट ईयर है, तो इसको मैं P1 मान लिया। ये ओल्ड ईयर है, इसको P0 मान लिया। ठीक है, बस और क्या। क्वांटिटी बेस ईयर का दिया हुआ ही है मुझे, तो एक एक करके बस P1Q0 P0Q0 P1Q0 P0Q0 निकालते गया, एड एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगले दोनों क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट पेपर्स में भर्ती है, पास्ट पेपर बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट पेपर्स में भी भर्ती है ऐसे क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर्स के। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Net monthly salary of an employee was rupees 30,000 in the year 2000. Okay. Consumer price of index of 2015 is 250 with 2000 as the base year. ठीक है. If he has to be rightly compensated, then dearness allowance to be paid to the employee is, मतलब इसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अरे भैया, अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। तो अब देखो यहां पर 30,000 है 2000 में, इसके लिए आप मल्टीप्लाई करो करंट ईयर, जिस ईयर ले जाना है उसके इंडेक्स से, यानी 250 पे लेके जाना है, तो 250 में लेके जाना है। और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 100 होता है। अच्छा, तो जो रिवाइज सैलरी होना चाहिए वो इसका होना चाहिए 75,000, इनको बिल्ला 75 चाहिए। तो कंपनी बोलती है कि ठीक है, बाकी हम लोग तुमको डीए के फॉर्म में दे देंगे, डियरनेस अलाउंस के फॉर्म में। 30 अभी दे रहे हैं, तो बाकी डीए मतलब 45,000 डीए हो गया। तो सैलरी शुड बी इंक्रीज बाय 45,000। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 टू 200 एंड सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेज्ड, अच्छा, फ्रॉम 330 टू 500। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या वर्कर अब अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पा रहा है, नहीं, तो उसकी सैलरी में क्या बदलाव का दरकार पड़ेगा। आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 टू 200, ठीक है, 110 से 200 हो गया। एंड सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेस्ड फ्रॉम 330 टू रुपीज 500, 330 टू 500। पहले हम देखते हैं सैलरी होना कितना चाहिए था, सैलरी होना कितना चाहिए था। देखो, अगर पास्ट ईयर में 110 इंडेक्स था, तो उस 110 की वजह से अभी 200 हो जा रहा है, मतलब बढ़ गया ना। तो इसका मतलब पास्ट ईयर में अगर कोई कमोडिटी 1 रुपए का मिल रहा था, तो वो करंट ईयर में 200 बाई 110 का मिल रहा है। तो पास्ट ईयर में अगर सैलरी 330 थी, तो करंट ईयर में कितनी होनी चाहिए, 200 बाई 110 इंटू 330, बराबर बात है, राइट सर। सिंपली मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, करंट इंडेक्स लेटेस्ट इंडेक्स बाई ओल्ड इंडेक्स इनटू ओल्ड सैलरी किया। लास्ट सम में भी यही किया था, अगर गौर दोगे तो। मैंने क्या किया था, ओल्ड सैलरी थी 30,000, करंट इंडेक्स बाई ओल्ड इंडेक्स, तो इसकी सैलरी कायदे से होनी चाहिए 600 रुपए इस वर्कर की, अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। पर आपने किया खाली 500 है, तो कितना एडिशनल और देना पड़ेगा इसे, 100 रुपीज और, क्योंकि 500 की हो 600 करना पड़ेगा, तो और 100 इसको मिलना चाहिए, है ना। हाँ सर, और 100 इसे मिलना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, अभी हाँ, देयरफॉर इन रियल टर्म्स, ठीक है, 110 200 सैलरी ऑफ वर्कर इन बेस ईयर, सैलरी इन करंट ईयर। अच्छा एक मिनट, सैलरी एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेज्ड फ्रॉम, हाँ ठीक है, ठीक है। एवरीवन, इसमें मैं एक अजम्पशन के साथ चल रहा हूं, कोई बच्चा परेशान नहीं हो इसलिए बता दूं, इसमें मैं इस अजम्पशन के साथ गया कि भाई
जो सैलरी 330 थी ना, वो 110 वाले ईयर की थी, 110 में थी, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 है ना। इज दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सर हमें समझ में आ गया। ओके okay. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी तो यही मांगा था ना, हाउ ही शुड गेट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ हाउ मच। ठीक है ना? हाँ सर। आगे, if the price of a commodity in a place have decreased by 30% over the base price, then the index of that place is 70। अगर 100 था बेस में, 30% से गिरा है तो उस एरिया में 70 होगा ना। सही है सर। इफ विथ एन इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइजेस, वेज राइजेस बाई 20%, रियल वेजेस कितने से बढ़ा? देखिए, वेजेस 20% से बढ़ा पर दाम 10% से बढ़ गया। तो एवरीवन, यहां पर क्वेश्चन है रियल वेजेस कितने से बढ़ा। ठीक है सर। तो सिंपल सा बात है, रियल वेज ऑफ द करंट ईयर कितना है? 120, मतलब बढ़ने के बाद। बेस ईयर का रियल वेज क्या था? 100 इंटू 100। तो हम लोग यहां पर सर 20% बोलते हैं, क्योंकि 20% से ही इंक्रीज आया है, 20% से ही इंक्रीज आया है एवरीवन। राइट सर, बात सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच इन द ईयर 2020 मंथली सैलरी ऑफ अ क्लर्क वाज 24,000। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 140 इन द ईयर 2010। ओके। विच राइजेस टू 224। ओके। व्हाट एडिशनल मंथली सैलरी टू बी पेड टू हिम? हमने कहा भैया सेम लॉजिक है, 24,000 पास्ट ईयर में था इनटू रिसेंट ईयर लेटेस्ट ईयर बाई पास्ट ईयर का सीपी, बस खत्म। खत्म। तो उसकी सैलरी होनी, फिर से बोल रहा हूं तरीका याद रखो, पुराने ईयर का सैलरी, करंट ईयर का इंडेक्स बाई पुराने ईयर का इंडेक्स। मैंने लास्ट सम में भी वही किया था। तो जब आप कैलकुलेट करिएगा तो अपेरेंटली 38,400 आएगा। मैं कर लेता हूं यार, 24,000 इंटू 224 बाई 140, 38,400। तो भैया 38,400 आएगा, और सैलरी है कितना? 24,000। तो 14,400 से बढ़ा दीजिए उसको, और क्या। ऐसे क्वेश्चंस बड़े फेमस है, एडिशनल अमाउंट पूछा है हमने बता दिया। सो एवरीवन, आइए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी रिवाइज करें। सर्कुलर टेस्ट, हालांकि कोई इंडेक्स नंबर हमारे सिलेबस में इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, पर इसको टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सटेंशन भी माना जाता है। और टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर, इसीलिए इसको आइडियल इंडेक्स बोलते हैं। और अगर सिंगल कमोडिटी के लिए P1 बाई P0 करो तो उसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, इज कॉल्ड रिलेटिव प्राइस। यस सर। क्या फिशर्स टेस्ट सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है? नहीं, फिशर्स इंडेक्स सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। कभी भी अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो बेस्ट तरीका कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। आप याद करो, फिशर ने भी लास्पेयर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन किया था। पर हम लोग कन्वीनियंस के लिए, इजीनेस के लिए, हम लोग जनरली अरिथमेटिक मीन लेते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में क्या करना पड़ता है? खाली दो चीजों को ऐड करके बाई 2। पर आइडियली लेना क्या चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन। टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? सर फिशर। सर्कुलर टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? सिंपल जीएम प्राइस रिलेटिव। सिलेबस में नहीं है, बस नाम जान लो, सिंपल जीएम प्राइस रिलेटिव, सिंपल जीएम प्राइस रिलेटिव। फिशर इंडेक्स जीएम है किसका किसका? लास्पेयर और पाशे का। बोली का क्या है? बोली के केस में दोस्तों एवरेज होता है, एल प्लस पी बाई 2। तो हो ही सकता है कि बोली, ये एक एमटीपी में था भी कि बोली का इंडेक्स दिया हुआ था, लास्पेयर का इंडेक्स दिया हुआ था, पाशे का मिसिंग था, बोला निकालो। तो भैया आप लोग को इतना बुद्धि तो है ना कि आप इसकी वैल्यू डाल दो तो ये अननोन वैल्यू आ जाएगा आपका, खाली वैल्यू पुट करना है। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या वेटेड इंडेक्स ऑफ रिलेटिव्स, कौन सा मेथड है? लास्पेयर। कभी भी एग्जाम में देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो याद रखिए लास्पेयर का बात चल रहा है। फ्रेंड्स, guess what, with this we have completed our concept of index numbers। आपके और कॉन्फिडेंस के लिए चलिए अभी हम लोग स्टडी मटेरियल में चलते हैं, और कुछ एमसीक्यूज हम लोग जो है वो अपने स्टडी मटेरियल का भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे वी कैन गेन दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ भैया सब चंगा सी। आइए सर एवरीवन, जस्ट अ मिनट एवरीवन।
फिर पूरा स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस को अभी कवर करवा ले रहा हूं, आ जाइए एवरीवन। ठीक है, लेट्स गो। देखिए सर, a series of numerical figures which show the relative position is called, relative मतलब comparative, comparison। मैंने क्लास शुरू करने के साथ बोला था, लेक्चर के बिगिनिंग में जाके देख लो कि इंडेक्स नंबर कंपैरिजन के काम आता है। इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड, अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। डैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने कैलकुलेट भी देखा है वेट। जैसे जब हम लोग जब प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे, हम लोग क्वांटिटी को एज अ वेट लेकर कर रहे थे। हाँ, डैश इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। हमने क्या पढ़ा था, आज ही पढ़ा, कि अगर इंडेक्स नंबर एक अच्छा बनाना है तो यूज क्या करना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन। पर जनरली सिंप्लिसिटी के लिए यूज करते क्या है, अरिथमेटिक मीन, पर सुटेबल तो जीएम है। हाँ, इंडेक्स नंबर शो डैश चेंजेस रेदर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज। हाँ, इंडेक्स नंबर जो है एवरीवन परसेंटेज में बदलाव दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, परसेंटेज में। मैंने आपको बताया भी था, परसेंटेज चेंज। द डैश मेक्स इंडेक्स नंबर्स टाइम रिवर्सिबल। टाइम रिवर्सिबल याद करो फिशर का मेथड, उसमें रूट ओवर P01 इंटू P10 टाइप्स किए थे, यस और नो, याद है नहीं याद है आपको। ज्योमेट्रिक मीन किए थे, यस। क्या किए थे, ज्योमेट्रिक मीन किए थे, हाँ या ना बोलो। सर बात तो सही बोल रहे हैं आप। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इसको टाइम रिवर्सल बनाता है। प्राइस रिलेटिव क्या होता है एवरीवन, P1 बाई P0 इंटू 100, राइट। तो देखिए एक बार क्या लिखा है, प्राइस इन द गिवन ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100, एकदम सही है आंसर। इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा इन गिवन सिनेरियोज में, सम ऑफ प्राइस रिलेटिव ना, एवरेज। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैंने करके भी दिखाया था, याद करो वो ब्रेड चीज वाले क्वेश्चन में। पहले P1 बाई P0 इंटू 100 तीनों के लिए निकाला था, फिर तीनों को ऐड करके बाई 3 किया था, 127 या 117 पॉइंट समथिंग आंसर आया था, जो भी। The dash of group indices gives the general index. The dash of group indices give the general index. तो general index हम लोग अरिथमेटिक मीन से निकालते हैं। अगर आपको बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स मिले हैं तो आप उनका अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल एवरेज लेते हो, खत्म हो गया। सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स। जो ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेट्स, वहां पर वो टेस्ट सेटिस्फाई होता है। अच्छा, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। सर सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, सारे के सारे लोग 12 पर आओ। वेटेड, आई तो बोला था ना वेटेड जीएम, ये सिलेबस में नहीं है, बस नाम याद रखो कि वेटेड जीएम ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइज कौन सा टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। वेटेड जीएम ऑफ ये वाला टेस्ट, रिलेटिव फॉर्मूला, वेटेड जीएम ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाइज कौन सा टेस्ट सर, सर्कुलर टेस्ट। एक मिनट ना, एक मिनट। जी सर, ये देखिए ना, the simple geometric mean of price relatives and the weighted aggregative with fixed weights meet this test। ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ए तो फिशर, नो क्वेश्चन आस्क्ड, फिशर। लास्पेयर फॉर्मूला, हाँ, लास्पेयर का फॉर्मूला कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फैक्टर रिवर्सल नहीं, वो फिशर करता है, नहीं ये जीएम वाला करता है। तो ऑल दी अबव। अ रेशियो ऑफ एन एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। तो जब हम लोग परसेंटेज की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक इंडेक्स नंबर निकल रहा है हमारा। The value at the base time period serves as the standard point of comparison। एकदम सही, हम लोग बेस ईयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, याद करो एग्जांपल दिए थे शर्मा जी के लड़के का। हाँ, इन लोग अगर हमसे पूछे चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, सो एवरीवन चेन इंडेक्स का फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, क्या बोला, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर
by 100. Link relative of current year by chain index into chain index of previous year by 100. हाँ 23 और 24 इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज वाइज, कैसे पढ़ते हैं इसको पढ़ो। P01 इज द इंडेक्स फॉर टाइम, लिखते जीरो भले ही है पर बोलते टाइम ऐसे बोलते हैं, ऑफ ईयर 1 ऑन ईयर 0, प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 ऑन ईयर 0, मतलब ईयर 1 का प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, ईयर 0 बेस ईयर है। और P10 में हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे 1 ऑन 0 है, भले ही लिखा 1 बाद में था, यहां 0 ऑन 1 बोलेंगे, ये याद रखिएगा। P10 इज द इंडेक्स फॉर टाइम 0 ऑन 1, हाँ लिखा 1 पहले है लेकिन बोलते बाद में। फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर, हाँ बोथ। अरे यूनिट टेस्ट सब सेटिस्फाई करते हैं, खाली वो जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है सैम वो नहीं करता, तो फिशर भी करता है। फिशर का टेस्ट कौन सा फॉर्मूला नहीं सेटिस्फाई, फिशर कौन सा फॉर्मूला नहीं सेटिस्फाई करता, सर्कुलर टेस्ट। कौन जो है वो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट्स। लास्पेयर एंड पाशे टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, गलत। अभी तो की है, क्वांटिटी को एज वेट्स निकालना सीखे ना। थ्योरेटिकली GM is the best average in the construction of index numbers, but in practice mostly the AM is used. Yes, एकदम सही। ज्योमेट्रिक मीन करके इंडेक्स नंबर्स निकालना चाहिए, पर अरिथमेटिक मीन क्यों यूज करते हैं, आलस, आलस की वजह से, क्योंकि बहुत सिंपल होता है AM निकालना। डिफ्लेटेड वैल्यू याद करो, हमने सीखा है, आज डिस्कस भी करा है, सम भी करा है उसके ऊपर। डिफ्लेटेड वैल्यू का मतलब है, याद करो, जिसमें हम लोग रियल जीएनपी निकाले थे, रियल जीएनपी निकाले थे, तो कैसे था, करंट ईयर का जीएनपी था, आपको याद होगा, बाई करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर का जीएनपी बाई करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स किया था, तो उस हिसाब से करंट वैल्यू बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ये सही तरीका है। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए क्या हमें ऐसा करना पड़ता है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तो हाँ, प्राइस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ ईयर ऑन विच इट टू बी शिफ्टेड, एकदम सही। नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, कितने टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है, 4 टेस्ट है ना, याद करा है, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। ठीक है सर। सो एवरीवन, we have discussed a few MCQs as well, theoretically both practically. So that's it, index numbers यहीं खत्म होता है। Goodbye everyone.